यारों मैं इस जमाने का वो संग तराश हूं, पत्थर को बोलने का हुनर दे के जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे मालूम है कि हम सभी को हमारे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को सुनना है। उठाओ इसको, और लोग को बुलाओ, वहाँ से माइक नीचे से निकालना पड़ेगा, मगर पूरा माइक निकालना पड़ेगा। निकालो नहीं, ऐसे पकड़ के लेके चलना भाई। अरे बस यहाँ से निकालना भाई। क्यों निकाल रहे? वहाँ लेके जाने का, यहाँ सेंटर उठाओ, चलो रुक जा। बस यही रखो, बस यही रखो। नहीं सेंटर उधर अवैसी साहब। अरे एक मिनट कीजिए, टाइम बहुत कम। चलो नहीं बस उधर सर बैठो, एक मिनट बराबर बैठो, नहीं बैठा बैठ इधर कुछ रखो। चलो बस हेलो, चलिए बस चलिए, इधर चलिए। दरअसल मीडिया वालों को हमें कैमरे में कैद करना है, हम क्या बोलकर जाएंगे। मैं यहां पर सिर्फ 5 मिनट आपसे मुखातिब होना चाहता हूं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा वक्त असद साहब को देना चाहते हैं। 2 दिन पहले मैं इसी ग्राउंड के ऊपर आया था ये जायजा लेने के लिए कि असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा भिवंडी में होने वाली है, तो ग्राउंड कैसा है, उसकी तैयारी कैसी है, उसका जायजा लेने के लिए मैं यहां पर पहुंचा। तो इसी ग्राउंड के ऊपर कुछ पुलिस ऑफिसर्स यहां पर आए, उनके साथ मशवरा हुआ, उन्होंने कुछ सुझाव दिए, हमने कुछ सुझाव दिए, लेकिन उनमें से एक पुलिस ऑफिसर ने बड़ी ही मुस्कुराहट के साथ उन्होंने मुझसे यह कहा कि साहब, भिवंडी का माहौल बहुत शांत है, भिवंडी का माहौल बहुत शांत है। उनका इशारा यह था कि हम आ रहे हैं तो कहीं कुछ गड़बड़ करके ना जाए। मैं आज महाराष्ट्र के तमाम पुलिस अधिकारियों को और महाराष्ट्र की सरकार को भिवंडी की आवाम की तरफ से पैगाम देना चाहता हूं। हमें सियासत से मोहब्बत नहीं है, इस देश से मोहब्बत करते हैं हम लोग, इस राज्य से मोहब्बत करते हैं, शहर से मोहब्बत करते हैं, जिस सरजमीन पे हम अपना मेहनत करके रोजी रोटी कमाते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। तो अगर किसी के जहन में ये बात है कि मजलिस आएगी तो कहीं माहौल गड़बड़ा जाएगा, हम तो कितने आज फितने सह रहे हैं, हम कैसे कैसे हालात से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद भी हम सब्र का घूंट पी रहे हैं, क्योंकि हमें यकीन सरकारों के ऊपर नहीं है, हमारा यकीन हमारे अल्लाह के ऊपर है। और दूसरी बात यह है कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझो। ये तमाम सियासी पार्टियों के लिए एक पैगाम है, हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझो। सर झुका के अगर हम चलते हैं तो सिर्फ खौफ खुदा से। आज इस मुल्क के अंदर जो हालात है उसे देखते हुए आप खुद समझ रहे होंगे कैसे कैसे मुद्दों को हर महीने, हर 15 दिन के बाद निकाला जाता है, सिर्फ अहम मुद्दों से भटकाने के लिए। और ये जो आए हैं ना पूरी की पूरी फौज लेकर,
आज ये पैगाम दो कि मजलिस ने भिवंडी की सरजमीन से ये ऐलान किया है कि हमें सियासत से मोहब्बत नहीं है, हम मुल्क से मोहब्बत करने वालों में से है। लेकिन नहीं, क्या बोलते, कुछ मिलता क्या? 3 दिन तक अपनी दुकान चलती क्या? लगे रहेंगे। एक बात समझ लो, ये वो आवाम है जिनके साथ हमने एक दिल का रिश्ता बनाए हैं। अब हम भी इतने होशियार हो चुके हैं कि हम बोलकर निकल जाएंगे और तुमको समझ में भी नहीं आएगा कि हमने क्या बोले। और ये आप लोगों ने ही हमें होशियार किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा किसी ने कहा, हमें फख्र है कि हमारे कायद अकबरुद्दीन अवैसी साहब औरंगाबाद में आए। प्रोग्राम था एक स्कूल की तामीर करना। वो स्कूल जो हैदराबाद में 11 ऐसी इमारतें तैयार करके वहां पर मुफ्त सीबीएसई की तालीम दी जाती है अकबरुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से। एक स्कूल जब हम औरंगाबाद में उसका संगे बुनियाद रखने के लिए आए तो किसी मीडिया ने यह नहीं बताया कि हैदराबाद से अकबरुद्दीन अवैसी महाराष्ट्र में आया है और यहां के हिंदू, मुस्लिम, दलित, तमाम जाति के गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देने वाला है। किसी ने नहीं दिखाया। दिखाया तो क्या दिखाया कि यहां क्यों गए, इसके सामने इस मजार पे क्यों गए। आज मैं उन तमाम सियासी पार्टियों को जो अवैसी भाइयों से मोहब्बत करते हैं, औरंगाबाद में अगर अकबरुद्दीन अवैसी साहब आकर एक स्कूल बना सकते हैं, शिवसेना वाले स्वीकार करो, ये ऐलान करो कि अकबरुद्दीन अवैसी अगर एक मुफ्त का स्कूल बनाएगा तो शिवसेना 4 बनाएगी। राष्ट्रवादी वाले जो सिर्फ मजलिस को खत्म करने का ठेका उठाए हैं, मजलिस को कमजोर करने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, ये ऐलान करो कि अगर अकबरुद्दीन अवैसी औरंगाबाद में एक स्कूल बना सकता है तो राष्ट्रवादी कांग्रेस भी 2 स्कूल बना सकती है। और जिनके कानों में बहुत भोंगे सुनाई देते हैं, एक आध तो तुम भी शुरू कर दो, काम की बात भी करो। बेफजूल की बातों के लिए तो बहुत वक्त रहता है, लेकिन चलो कबूल करो ये चैलेंज। आज इस सरजमीन से इंशाअल्लाह हम औरंगाबाद में अगर एक मुफ्त स्कूल बना रहे हैं तो आज मैं असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे कायद की मौजूदगी में हम ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह अगर आप मजलिस का साथ देंगे तो एक स्कूल भिवंडी के अंदर भी अकबरुद्दीन अवैसी साहब बनाएंगे। कब तक वही जाति, वही धर्म, वही मजहब, वही हिंदू मुस्लिम, वही मंदिर मस्जिद, इन मुद्दों के अंदर हमको भटकाते रहेंगे। ये मुल्क की तहजीब है और मजलिस भी आज ये दोबारा उन तमाम सियासी पार्टियों को कहना चाहती है कि हमारे मुल्क की खूबसूरती जो है वो अनेकता में एकता है। तमाम तुम कोशिशें कर लो, जो साजिशें करना है कर लो, जो षड्यंत्र रचना है रच लो, लेकिन ये मुल्क अगर किसी का है तो जितना हमारे हिंदू भाइयों का है उतना ही दलित भाइयों का है और उतना ही हम तमाम मुसलमानों का ये मुल्क है। लेकिन नहीं, आज इस मुल्क के अंदर जो हालात है उसे देखते हुए कहीं ना कहीं हम सबको ये जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे मालूम है कि आज ये वक्त कम मिला है,
मैं आप लोगों को इतना यकीन दिला के जाता हूं कि दोबारा आएंगे और इंशाअल्लाह अगली महफिल के अंदर ये दुआ करेंगे कि हमारे साथ खालिद गुड्डू साहब भी यहाँ पर मौजूद रहे, तब जाकर दिल खोल कर करेंगे। मैं अपना वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दुआना। अमुल कामले साहब और शेरू से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सर के खिदमत में जो तोहफा गुल पेश करना है, हमारे फैयाज साहब हैं, मोइन साहब, वारिस पठान साहब, आपकी मोहब्बतें और इनायतें फौरन जी जी जल्दी कीजिए, जल्दी। सज्जू भाई, हसीब जामई, ये तमाम लोग, वक्त बहुत कम है, तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आपकी तालियां, आपके मोबाइल का टॉर्च ये बताना चाहिए कि आप लोग जो है इनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इस्तकबाल कीजिए और सामने से हटिए, सज्जू भाई सामने से हटिए। मीडिया वाले जो है फोटो कैप्चर कर रहे हैं, सामने से हटिए। बहुत खूब। लम्हे लम्हे की सियासत पे नजर रखते हैं, हम फिक्रमंद हैं, दुनिया की खबर रखते हैं। मार ही डालेगी ये दुनिया, वो दुनिया है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं। जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब, रुकने पार्लिमान औरंगाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, शहनशीन पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब फैयाज साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, साबिक़ा रुकन असम्बली व कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब वारिस पठान साहब, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहतरम सैयद मोइन साहब, मुमरा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर शादाब पठान साहब, भिवंडी के वर्किंग प्रेसिडेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शादाब उस्मानी साहब, अमुल कामले साहब, जैद शेख साहब, रबीश मोमिन साहब, अफसर मोमिन साहब, अब्दुल हसीब जामई साहब, मोहम्मद अहमद सज्जू साहब, फैज खां साहब, नूरुल ऐन साहब, शहीन शाह शेख साहब, एडवोकेट साकिब अंसारी साहब, और मैं अपनी आज की इस तकरीर को अल्लाह के फजलो करम से मैं जो कुछ बयान करूंगा, मैं इसको मेरे भाई और भिवंडी के जो सौदर हैं खालिद गुड्डू साहब के नज़र पेश करता हूं, जो आज जेल की सलाखों में हुकूमत के जुल्म का शिकार हैं, और हम अपनी जानिब से महाराष्ट्र की हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं, डिमांड करते हैं कि खालिद गुड्डू साहब को जल्द से जल्द रिहा करवाया जाए। 2 साल से खालिद गुड्डू को जेल में रखना ये इंसाफ की तौहीन है। हुकूमत का काम यह है कि किसी को जेल में ना रखे, बल्कि उनको जेल के बाहर लाए। अगर उन पर कोई मुकदमात हैं तो आप चलाइए ज़रूर, मगर मेरा मानना यह है
कि खालिद गुड्डू को निशाना बनाकर उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत को रोकने के लिए इस तरह की साजिश और मंसूबा रचा गया। मैं खालिद गुड्डू की इस को जो जेल में रखा गया, उन पर जो मुकदमे आयद किए गए, मेरा मानना यह है कि तमाम के तमाम मुकदमात में कानूनी तौर पर कोई उसमें दम नहीं है, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि खालिद गुड्डू बाहर आए, इसीलिए उनको जेल में रखा जा रहा है। मगर मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व ताला के पास देर है अंधेर नहीं है। जल्द से जल्द अल्लाह अपने फजलो करम से खालिद गुड्डू साहब को रिहा करवाएगा। मैं महाराष्ट्र की हुकूमत से भी ये कहना चाहूँगा, यहाँ के मुख्यमंत्री से ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली की हुकूमत शिवसेना के एमएलएस के ऊपर ईडी का रेड कर रही है और जिस तरीके से शिवसेना और ख़ास तौर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बड़े बेचैन नजर आ रहे हैं कि कहीं मेरे किसी प्यारे को जेल में ना डाल दिया जाए, तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि अगर आपको अपने लोगों की फिक्र है कि कहीं मोदी की हुकूमत उनको जेल में डाल दे, तो फिर आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपने कैसे अपनी हुकूमत में खालिद गुड्डू को जेल में डाला। याद रखिए, अगर खालिद गुड्डू जेल को जा रहा है हुकूमत के जबर और जुल्म का शिकार होकर, तो कहीं दिल्ली की हुकूमत भी अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल ना करे और आपके ही करीबी लोगों को जेल में डाल दे। अगर आज आप फिक्रमंद हैं, तकलीफ में हैं, तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से पूछना चाह रहा हूं, खालिद गुड्डू के घर वालों पर क्या गुजर रही होगी, उनके घर में उनके भाइयों पर, उनके अफराद खानदान पर, उनके दोस्तों पर क्या गुजर रही होगी। इसीलिए हम महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप खालिद गुड्डू को रिहा करवाइए, मुकाबला करिए सियासत में, मैदान में मुकाबला करिए। लोकतंत्र है, लोकशाही है, संविधान के दायरे में रहकर मुकाबला करिए। किसी को जेल में डालकर ये बहादुरी का काम नहीं है। बहादुर वो है जो अपने मुखालिफिन को भी छोड़े और कहे कि आओ प्यारे आजमाओ किस्मत, देखते हैं मैदान में अवाम किसको पसंद करती है। अगर आज हुकूमत महाराष्ट्र की सरकार लोकशाही पर भरोसा करती है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो खालिद गुड्डू को रिहा करवाएगी और शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ये कहेगी कि खालिद गुड्डू तुम बाहर निकल कर हमसे मुकाबला करो। हम भी यही चाहते हैं कि कोई भी जेल में ना जाए। सियासतदान हैं, राजनेता हैं, अगर वो जेल को चले जाएंगे तो याद रखो उनकी मकबूलियत में और इजाफा होता रहेगा। खालिद गुड्डू की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई, ना इंशाअल्लाह कमी आएगी। खालिद गुड्डू एक दिन रिहा होगा और जब खालिद गुड्डू रिहा होगा तो पहले से ज्यादा ताकतवर एक सियासी नेता बनकर रिहा होगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा मजलूमों का साथ देती है। जुल्म करने वालों याद रखो, इख्तिदार किसी के पास रहने वाला नहीं है। आज तुम इख्तिदार के नशे में चूर होकर मजलूमों को जेल में डाल रहे हो, मगर इंसानियत की तारीख गवाह है कि जिस हुक्मरान ने अपनी ताकत के बलबे पर अगर वो ये समझ रहा है कि किसी को मैं जेल में डाल सकता हूं, खुदरत का काम यही होता है कि जो हुक्मरान जुल्म करता है, अल्लाह उसी हुक्मरान को एक दिन जेल में डालता है और मजलूम को तख्तो ताज पर बिठा देता है, और वही काम होगा इंशाअल्लाह ताला। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खालिद गुड्डू से दुश्मनी इसलिए क्योंकि खालिद गुड्डू पावर के खिलाफ है। कौन सा पावर? एक तो राष्ट्रवादी के
जुल्म के खिलाफ और दूसरा टॉरेंट पावर के खिलाफ खालिद गुड्डू ने आवाज उठाई थी। तो दोनों को यह पसंद नहीं आया कि यह कौन दीवाना खड़ा हो गया जो हमारे इख्तिदार की बुनियादों को हिला के रख दे रहा है। तो टॉरेंट पावर और राष्ट्रवादी दोनों मिलकर खालिद गुड्डू के खिलाफ झूठे मुकदमे आयद करके हजरत पुलिस को भी इस्तेमाल कर लिए और खालिद गुड्डू पर इल्जाम लगाकर उनको जेल को भिजा दिया। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है। मुझे इस बात को खुलकर कहना पड़ेगा कि अगर कोई भी ओहदेदार गवर्नमेंट का, उसको रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है, उसको कानून को, संविधान पर अमल करना है। अगर आज आप संविधान को नजरअंदाज करके, रूल ऑफ लॉ को नजरअंदाज करके, जिसको उर्दू में कहती है कि कानून की बालादस्ती को अगर आप नजरअंदाज कर रहे हैं, आज आप मौज मना लो। कल ये लोग जब इख्तिदार पर सत्ता में नहीं रहेंगे तो फिर कौन आएगा आपको बचाने के लिए। इसीलिए हम अपील कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार, जो महाराष्ट्र की जेलों में जो लोग मजलूम हैं, उन सबको रिहा करे। मैं खालिद गुड्डू की बात नहीं कर रहा हूं। जो कोई भी महाराष्ट्र की जेल में जुल्म का शिकार है, उनको छोड़ा जाए, चाहे वो खालिद गुड्डू हो या नवाब मलिक हो, उनको भी छोड़ना चाहिए। नवाब मलिक की बात नहीं करेंगे। मुल्क का माहौल इस तरह से बना दिया गया कि बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियां ये चाहती हैं कि भला हम तक ना आए, हम जेल को ना जाएं, मगर हमारे पार्टी में अगर कोई मुसलमान है तो उसको जेल में डाल दो, हम जेल को नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूं आपको। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, दलाइल और दलील दे रहा हूं। जब राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुखिया जनाब शरद पवार साहिब दिल्ली जाकर दिल्ली के बादशाह नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, तो मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शरद पवार साहिब ने देश के प्रधानमंत्री, जो इस वक्त भारत के बादशाह बने बैठे हैं, उनसे कहा कि संजय राउत पर कुछ मत करो, उसको जेल में मत भिजाओ, उसके खिलाफ इंक्वायरी मत करो। मैं पूछना चाह रहा हूं राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों से, उनको नवाब मलिक क्यों याद नहीं आया? नवाब मलिक का नाम लेना था ना। जब देश के प्रधानमंत्री से मिल रहे तो आप ही के पार्टी का नवाब मलिक है, उसके बारे में भी बोल देते कि नवाब मलिक को भेजा, जेल में डाला गया, मगर नवाब मलिक का नाम नहीं आया। किसका नाम आया? शिवसेना के संजय का नाम आया। तो क्या संजय मलिक से ज्यादा अजीज हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस को? यह हकीकत है। मेरी बात को याद रखो आप। मेरे इस तकरीर के बाद शुरू हो जाएंगे मीडिया के लोग